आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रियम्बल की, राइट। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी मेरी। जितना कुछ भी करवाया गया है उसके बाद पेपर नहीं आने वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल के बारे में जो कुछ बताऊंगा, आप कोई पेपर निकालिए एक्सेप्ट यूपीएससी सीएससी के पेपर को अलावा। आप सीएपीएफ का पेपर चेक कर लो, एनडीए का पेपर चेक कर लो, सीडीएस का पेपर चेक कर लो, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी टॉपिक में से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। जब पेपर का रिजल्ट आएगा आप लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, राइट, प्रियम्बल की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड प्रियम्बल। अब प्रियम्बल है क्या? अब प्रियम्बल कहां से आया? बहुत सारे क्वेश्चन है कि प्रियम्बल क्यों है। ओके, आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखे होंगे मेरे, क्योंकि वहां मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, अब प्रियम्बल का मतलब ये है कि यार कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमें ओवरव्यू बताता है हमारे पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारी फिलॉसफी है, इट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तो और ये हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, ओनली प्रियम्बल। ओके, अब बात करेंगे प्रियम्बल को लेके कौन आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रियम्बल को लेकर जो आए थे वो आए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रियम्बल को कौन लेके आए थे? प्रियम्बल को लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी हमारे जो थे वो हमारे प्रियम्बल को लेके आए थे। एक क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? हु पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड इन विच ईयर? आई होप आप लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज आल्सो पास बाय नेहरू जी। नेहरू जी ने पास किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 11th ऑफ दिसंबर, ऑन 11th ऑफ दिसंबर 1947। तब नेहरू जी ने ये फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपना पास किया था। सॉरी, 30th ऑफ दिसंबर था, 30th ऑफ दिसंबर। प्रियम्बल जो था वो नेहरू जी लेके आए थे। अब प्रियम्बल का है क्या, जैसे आप लोग एक अपनी बुक है, आप लोग अपनी बुक को रीड करते हो तो फ्रंट पे ऊपर पेज होते हैं कि दिस बुक ये इस बदले बनाई है, ऐसे करके फ्रंट पेज होता है, उसे हम बोलते हैं प्रियम्बल। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये एक प्रियम्बल आता है हमारा, जो कि हमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। अब प्रियम्बल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, हमारे कई ऐसे राइट्स हैं, हमारे ऐसे कई फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एम्बिग्यूटी फील करते हैं, जो कि हमें फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और कई वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है। तो जो प्रियम्बल है हमारा, ये करता है, ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बता देता है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है प्रियम्बल। आप लोगों को इसमें क्या याद करना है? ये टेक्स्ट याद करना है प्रियम्बल का। आपको ये टेक्स्ट याद करना ही पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, इंडिया ने जो बोरो किया था प्रियम्बल का आइडिया, ये बोरो अमेरिका से। अमेरिका अमेरिका वाज द फर्स्ट टू मेक प्रियम्बल, कि जो अमेरिका था वो पहला ऐसा देश था जिसने प्रियम्बल बनाया था। उसके बाद इंडिया ने फॉलो किया है। कहां से फॉलो किया है? अमेरिका से फॉलो किया है। और किसने फॉलो करवाया था? नेहरू जी ने, बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा, और जो कि प्रियम्बल में कन्वर्ट होके ये कुछ बन गया, ठीक है। ओके ओके भाई, यहां तक पता लग गया। अब बात करेंगे सर टेक्स्ट के बारे में। ओके, टेक्स्ट हमें बोलता है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया आर सोलेमनली रिजॉल्व सोशलिस्टिक, सेकुलर, सोवरेनिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। यहीं पे रुक जाओ। देखो, कुछ वर्ड्स है जैसे कि सेकुलर, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड सोशलिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे मैं लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ताड़े लगाओ, जितने ताड़े लगाए पक्का क्वेश्चन बनेगा कि यार जो हमारा वर्ड सेकुलर, सोशलिस्टिक, इंटेग्रिटी जो है, वर एडेड इन प्रियम्बल, हमारे जो ये वाले वर्ड हैं ये प्रियम्बल में ऐड हुए हैं बाय कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा? बाय 42nd अमेंडमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। द वर्ड सेकुलर, सोशलिस्टिक एंड इंटेग्रिटी वर एडेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, अब हम लोग पहले बात करेंगे इस चीज के बारे में। हम लोग पहले यहां तक बात करने वाले, यहां तक बात। ओके सर, बताइए। हम लोग कह रहे हैं कि वी आर पीपल ऑफ इंडिया
have solemnly resolved socialistic, पहला वर्ड आता है सोशलिस्टिक। अब वर्ड सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सोशलिस्टिक का मतलब है कि देखिए जैसे इंडिया है, जैसे मैं हूं, ठीक है, अब देखो यार मेरे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, मेरे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है कि यार तूने ये काम करना ही करना है, मेरी मर्जी है कि मैं कोई ना कोई काम करूं, और ना ही मैं किसी और के ऊपर मैं दबाव डाल रहा हूं कि यार तू काम कर, क्योंकि भाई उसकी सोच है, उसको पेपर निकाल दो वो खुद काम करेगा, मैं थोड़ा प्रेशर डालूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, सबसे पहले वर्ड आता है हमारे पास सॉवरेनिटी। सॉवरेन का मतलब होता है हमारे पास, जैसे एक इंडिया है, इंडिया एक डोमिनियन है, इंडिया एक अलग देश है, और तो और ना ही इंडिया के ऊपर कोई बंदा प्रेशर, कोई कंट्री प्रेशर डाल रही है कि आप कुछ करो, ना ही इंडिया जो है वो किसी और के ऊपर प्रेशर डाल रही है। नाइदर इंडिया इज गुलाम, और ना ही इंडिया गुलाम है, और ना ही इंडिया किसी के ऊपर चढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा भारत जो कि फुली इंडिपेंडेंट है, फुली इंडिपेंडेंट स्टेट है, फुली इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, और ना ही इंडिया का किसी के ऊपर दबाव है, और ना ही इंडिया किसी के ऊपर दबाव है। ओके, अगला वर्ड आता है हमारे पास सेकुलर। अब देखिए आई होप आप लोगों ने सेकुलर वर्ड के बारे में पढ़ा होगा। सेकुलर मतलब होता है टू फॉलो एनी रिलीजन, टू फॉलो एनी रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर आपने अच्छे से पॉलिटिक्स पढ़ी है, word secular comes in the fundamental rights from the article 25 to the 28, from the 25 to 28। जो हमारे पास सेकुलर वर्ड है ये हमारे पास 25 से लेके 28 आर्टिकल्स के बीच में आ रहा है। दिस इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के अंडर ही वर्ड सेकुलर आ रहा है। सेकुलर का मतलब है हम कोई भी अपना जो धर्म है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड, उसके बाद वर्ड आता है हमारे पास सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक वर्ड, इसीलिए मैंने पहले डीपीएसपी का सेशन रखा था, इसीलिए कि आपको सोशलिस्टिक का मतलब पता हो जाए। सोशलिस्टिक का मतलब होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये जो सोशलिस्टिक वर्ड है ये हमारा डीपीएसपी के अंडर आता है, दैट इज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर, सोशलिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि बताइए। सोशलिस्टिक का मतलब होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। आई होप आप लोगों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे डीपीएसपी के अंडर, दैट इज आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 39, 41, 42 एंड 40, आई थिंक 45 to 46। these are articles that tells us for the welfare of the people। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, पहला आर्टिकल बोलता है मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 38, वो हमें सोशलिस्टिक के बारे में बताता है कि यार सारे बंदे वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं सोशलिस्टिक। बस आपको ये याद रखना है, सोशलिस्टिक मींस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड द वर्ड सोशलिस्टिक इज इंसर्टेड इन द डीपीएसपीस। ओके, अगला वर्ड आता है रिपब्लिक। ओके सर, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है कि हम आजाद हैं, राइट। ओके, उसके बाद वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड ना थोड़ा डिप्लोमेटिक है, सच बता रहा हूं। डेमोक्रेसी के बदले दो डेमोक्रेसी के मतलब होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में और जो इंडिया फॉलो कर रहा है वो कर रहा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो पीपल्स है ऑफ इंडिया वो सेलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। कि को हमारे ऊपर है हम कौन अपने प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और बाय द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा वी आर सिलेक्टिंग आवर प्रेसिडेंट, we are indirectly voting for the president also। okay, अब से डायरेक्ट आपने बोला था दो होते हैं, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटे? डायरेक्ट का मतलब वो होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है दैट इज फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, एक बंदा स्विट्जरलैंड में प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, उसने बड़े वादे किए यार कि मैं ना 2 साल के बाद ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं पीपल क्या करते हैं, अभी उसका टेन्योर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, पीपल उसको पहले एक करेंगे, उनकी जो सभा है, हाउस है, वहां के ऊपर वो पार्लियामेंट के ऊपर वहां पे अपना कुछ करेंगे, और वो क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, मतलब वो पीएम को बुला लेंगे वापस। वो पीपल के पास अधिकार है, पार्लियामेंट के पास अधिकार नहीं है वहां पे कुछ भी, वो उनके पीपल के पास अधिकार है कि वो वहां के प्राइम मिनिस्टर को नीचे उतारे और नया प्राइम मिनिस्टर लगा दें। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, आई होप आपको सिंपल डिफरेंस पता लग गया होगा इसके बारे में। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे
ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको फिर से देता हूँ। दैट प्रीएम्बल कहां से आया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, इन 13th ऑफ दिसंबर 1947। ओके सर, अब अमेरिका से हम लोगों ने लिया है ये वाला प्रीएम्बल। ओके, अब जो वर्ड सेकुलर, सोशलिस्टिक एंड इंटीग्रिटी वर्ड है दैट आर एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड किए गए हैं इन द वर्ड प्रीएम्बल में। पहले प्रीएम्बल में ये वाले वर्ड नहीं थे, ये वाले सोशलिस्टिक एंड सेकुलर, पहले वर्ड है सॉवरेन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात की सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया इज अ डोमिनेंट कंट्री और इंडिया ना ही किसी का गुलाम है, ना ही किसी कोई इंडिया के अंडर गुलाम है। सेकुलर, हम कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। सोशलिस्टिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। रिपब्लिक, आपको पता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि यार वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हु आर सिलेक्टिंग अ पीएम और president of the country by the indirect way of method by selecting the Lok Sabha people as well as the Rajya Sabha people. Okay, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इनको मैं रफ कर देता हूँ ऊपर वाले पोर्शन को, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इतना कुछ है नहीं वैसे नोट करने में। ओके, चलिए ओके, उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे। हमने ये कुछ तो डिस्कस कर लिया पॉइंट, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रीएम्बल को रट्टा मार के जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बन जाएंगे, पक्का बनेंगे सच में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जस्टिस की। जस्टिस की पहली बात करते हैं हम लोग जस्टिस की। जस्टिस जो है वो हमारे 3 प्रकार में यहाँ पे डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सोशल, पहला पार्ट क्या है हमारा, सोशल। अगला पार्ट है हमारा, 3 पार्ट होता है, अगला पार्ट है हमारा इकोनॉमिक, अगला पार्ट है हमारा पॉलिटिकल। अब बेटा यहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपको थोड़ा बहुत तो देखो पता होना चाहिए यार, आपने इतना तो पढ़ाई की होगी। ओके, हिंट देता हूं क्या था, सोशल जस्टिस। अब यार जस्टिस है मतलब यार पीपल के बीच में ना जस्टिस होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है जो हमें बोलता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन विद द पीपल ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन और कास्ट एक्सेट्रा। क्या रीजन है आपको पता होगा शायद। ओके, ये हमें बोलता है, सोशल हमें बोलता है, सोशल जस्टिस बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स एक्सेट्रा। आगे आप लिख लेंगे आपको। ओके, उसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक जस्टिस हमें वो जस्टिस है जो हमें कहता है यार मान लो मैं अंबानी का भी जो मैं कहता हूँ बहुत तगड़ा आदमी हूँ, ठीक है, और एक दूसरा पीपल है वो गरीब है, मैं अमीर हूँ वो गरीब है, ठीक है। हो क्या रहा है यार कि अब मैं क्या अगर कोई कंपनी आती है, अब क्या वो भेदभाव करेगी क्या कि तू अमीर है तू मेरे पास आ रहा है, ये गरीब है ये नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वेल्थ के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, इकोनॉमिक जस्टिस हमें बोलता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ वेल्थ के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है पॉलिटिकल का मतलब है एवरी पर्सन हैज ए इक्वल राइट, हर एक बंदे के पास अपने राइट्स हैं कि वो वोट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अमीर हूं तो मेरी वोट है भाई, मेरी वोट अलग जाएगी, और गरीब है उसकी वोट का कम वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज इक्वल वैल्यू फॉर एवरी, इक्वल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी पर्सन, दिस इज कॉल्ड जस्टिस। मैं फिर से कह रहा हूं आपको टेक्स्ट इसका याद होना चाहिए, टेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जस्टिस की बात करेंगे, जस्टिस आर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके सर, अब बताइए सोशल में क्या आता है, सोशल में आता है नो डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, इकोनॉमिक क्या आता है वेल्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल बोलते हैं कि यार सबके पास राइट है कि वोट करे, और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की वोट आगे जाएगी किसी की वोट पीछे जाएगी, एवरी वोट हैज इक्वल है दोनों का, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब फंडामेंटल राइट्स में पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपका पक्का ये वाला बन सकता है, कई बार मोल्ड कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मोल्ड करते हैं लोग कि यार कि बताओ कि इकोनॉमिक और सोशल इनमें से कौन सा इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस
इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? तो भाई इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस हमारा वेल्थ के बारे में नहीं बताता है हमें। फिर से सुन लो, इकोनॉमिक जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारा सोशल जो जस्टिस है वो दैट इज द इकोनॉमिक, दैट इज द फंडामेंटल राइट, बिकॉज़ इट टेल्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन और कास्ट एक्सेट्रा। अगर क्वेश्चन बना तो, अब ऐसे बने हैं इतना डीप, अगर बना तो ठीक है, ये नोट करो सोशल जस्टिस के बारे में, फिर आगे बात करते हैं। चलिए चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास लिबर्टी। ओके सर, अब लिबर्टी के बारे में बताइए। अब मैंने बोला कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड रिलीजन, ठीक है। अब बिलीफ एंड वर्शिप, ओके। अब इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब है लिबर्टी ऑफ थॉट। हियर मेरे पास लिबर्टी है, मैं कुछ भी सोचूं, कुछ भी एक्सप्रेस करूं, कुछ भी बिलीफ रखूं, फेथ करूं किसी में भी, और किसी की भी पूजा करूं। दिस इज माय लिबर्टी, दिस इज माय लिबर्टी। क्वेश्चन क्या बने? क्वेश्चन ये नहीं बनेगा आपसे। क्वेश्चन सुनिए क्या बनेगा लिबर्टी में। क्वेश्चन बनेगा इसमें क्वेश्चन बनता है द वर्ड लिबर्टी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी। ये जो वर्ड्स है ये कहां से लिए गए हैं? दीज वर्ड्स वी केप्ट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे जो तीन वर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीन वर्ड्स हैं कहां से ले चुके हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये तीन वर्ड्स लिए हैं हमारे। ओके, अब असर आपको बात लिबर्टी कर रहे थे। ओके सुनिए, लिबर्टी का मतलब है यार लिबर्टी ऑफ थॉट। हमारे पास कुछ कोई भी लिबर्टी, हम सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, और किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ओके, अब हमें लिबर्टी करता क्या है, हमारे क्या करता है, किसमें करता है? हम पहले लिबर्टी की बात करेंगे। ओके, अब सर इतना कुछ तो लिबर्टी में आ गया, इतना कुछ आ गया, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि ये प्रोवाइड करता है, दिस लिबर्टी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, provide opportunity for development of a child, for development of a child, for development of child। अब डेवलपमेंट कैसे होगी चाइल्ड की? देखो, अगर हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट, कुछ भी मैं सोचूं यार, एक्सप्रेस कर पाऊं, ठीक है, अपने व्यूज को, किसी के भी ऊपर भरोसा करूं, किसी की भी पूजा करूं, तो इसका मतलब है कि मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी ना, रिफ्लेक्ट होगी, तो मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ही आगे बढ़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड लिबर्टी। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग इक्वालिटी। आ गया भाई फंडामेंटल राइट्स, आ गया, फिर से आ गया फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी। इसको रब करता हूं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इक्वालिटी की। अब इक्वालिटी में क्या था, क्या दिया गया? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी। भाई कौन सा आर्टिकल है बता दो, जल्दी से बता दो। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हमें बोलता है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, की सभी को समानार्थक ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए? कौन सा आर्टिकल? जल्दी से बोल दो, जल्दी से आपको पता होना चाहिए। हमें आर्टिकल बोलता है आर्टिकल नंबर 16। ओके ओके सर, इक्वालिटी मतलब सभी के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के समान हमारा एक आदर होना चाहिए, ताकि कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। अब इक्वालिटी में क्या चीज आती है? इक्वालिटी में तीन प्रकार की चीजें आती हैं। इक्वालिटी कम्स सिविक इक्वालिटी, पहली है हमारे पास सिविक इक्वालिटी, सिविक इक्वालिटी। दूसरी है हमारे पास पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी। और उसके बाद हमारे पास थर्ड है इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके भाई, चलिए अब सिविक इक्वालिटी। मैंने वर्ड यूज किया सिविक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी का मतलब है आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं 14, 15, 16, 17 एंड 18, जो कि हमारे आर्टिकल है सिविक इक्वालिटी में आते हैं। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18, दीज आर सिविक इक्वालिटी। थोड़ा सा आपको बताता हूं इनके बारे में। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो हमें क्या बोलता है? 15, 16, 17 और 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इक्वालिटी। ओके, 14 हमें बोलता है इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आर्टिकल नंबर 15 says no discrimination on the basis of sex, religion, caste and etc. Article number 16 says right to equal opportunities. Article number 17 says abolition of untouchability and 18 says abolition of titles except military. Okay, अब सिविक इक्वालिटी में हमारे पास अंडर आते हैं आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है जी। पॉलिटिकल इक्वालिटी, अब पॉलिटिकल इक्वालिटी में हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 325 एंड 326। मत जाओ, इतना डीप मत जाओ यार, इतना डीप मत जाओ, नहीं आएगा। मैं कहता हूं नहीं क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। बस ये याद रखो कि तीन इक्वालिटीज आती हैं, जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल का मतलब वही है यार कि जो बंदे हैं उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज है कि वो वोट कर पाए। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, अब देखिए भाई, इकोनॉमिक में फिर से आ गया हमारे पास जो हमने आर्टिकल पढ़ा था। इकोनॉमिक में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, यहाँ पे मेरे को याद आ रहा है 38, 30, 39 आई थिंक 39 आर्टिकल पढ़ा था हमने। 39 आर्टिकल जो था हमारा वो हमें बोलता था कि यार इक्वल पे मिलना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। Economic equality says equal pay for equal work. This comes under article number 39 DPSP। DPSP के अंडर ये वर्ड आता है हमारे पास, equal pay for equal। ठीक है, ओके सर, अब आपने इतना कुछ तो बता दिया, याद कैसे रखें यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बताता हूँ भाई, जस्टिस के बारे में आपको पता लग गया। जस्टिस का मतलब क्या है यार? देखो जस्टिस है, अब जस्टिस कैसे, कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के। आपने तो देख लिया, आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा पूरे टेक्स्ट का। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल के अंदर क्या आता है? जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल के अंदर क्या आता है? वोट के सिस्टम में होगा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है? वेल्थ। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन आपको एक पता ही है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। इक्वालिटी की आगे 3 प्रकार की है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविक के बारे में आपको आर्टिकल्स बता दिए गए हैं। इकोनॉमिक का आपको बता दिया कि दिस कम्स आर्टिकल नंबर 39। ठीक है, बस बात खत्म है यार। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे फ्रेटर्निटी की, राइट? ओके, ओके, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड, चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब है कॉमन ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या है यार? मैं मान लो हिंदू धर्म का हूं, कोई ईसाई धर्म का है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई भी धर्म का है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यार कि वो अलग अलग धर्म के हैं और मैं उनके साथ इनइक्वालिटी करूंगा यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यार सारे के सारे तो एक ही देश के है ना, डेट इज इंडिया। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, डेट इज इंडिया। तो उससे क्या होगा यार कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हम सारे एक भाई हैं, हम सारे एक भाई हैं। और तो और क्या होगा कि हमारे अंदर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, हम सारे एक दूसरे के भाई हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन ब्रदरहुड, दैट कम्स अंडर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के अंडर आता है हमारे पास कॉमन ब्रदरहुड। ओके, अब आपको कुछ याद आ रहा है? हल्का सा याद करो यार। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं मैं, वो कौन था? वो था फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, जो जब इंसान फॉलो करता है उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो उसके अंदर एक चीज नहीं थी फ्रेटर्निटी वर्ड, कि कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए सभी के अंदर। आगे ना फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर दी इसने वर्ड ने। क्या था ये? आर्टिकल नंबर 51A। 51A के बारे में बताता है हमें ये, ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस को देखिए एक बार, बहुत जरूरी है। फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज है वो आर्टिकल 51A के अंडर आती है। उसमें एक वर्ड था कॉमन ब्रदरहुड, कि हमें सबको भाई भाई की तरह रहना चाहिए। ठीक है, दैट कम्स अंडर फ्रेटर्निटी। दिस इज ऑल अबाउट दिस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको जो भी टेक्स्ट था उसको रट्टे मार के जाने, आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया मैंने। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा टॉपिक रह चुके हैं, बस 2-3 और टॉपिक रह चुके हैं, बस उसके बारे में बात करेंगे बस। ठीक है, ओके सर, इसको अब रब कर देता हूं।
ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया यार, अब इसका सिग्निफिकेंस ही बता दो, अब इसका सिग्निफिकेंस ही बता दो क्या है प्रीएम्बल का। ओके भाई, मैंने बोला कि चलो यार बता देते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है की टू माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इसका मतलब क्या है कि जो सिग्निफिकेंस है प्रीएम्बल का, फर्स्ट सिग्निफिकेंस है की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, कि जो बंदों ने भी अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी। बताना भाई कौन कौन से 7 मेंबर्स है ड्राफ्टिंग कमेटी के। आज मैंने बता चुका हूं सब कुछ, आपको पता होना चाहिए, आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। टोटल 7 मेंबर्स थे हमारे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, ठीक है, उसके बाद क्या थे, के एम मुंशी राव, टीटी क्या था, कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, राइट, एंड माधव राव। ऐसे जो हमारे मेंबर्स थे दे आर द पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और तो और जब वो हमारा बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्ट कर रहे थे वो सारा का सारा जो माइंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये बताता है, सिग्निफिकेंस इसका ये है, इट टेल्स अबाउट द की टू माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ओके, अगला वर्ड है, अगला जो हमारे पास इसका यहां पे कर देते हैं, चलो अगला इसका जो है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछी जाती है बेसिकली। बस दो इसके सिग्निफिकेंस है। अब होता क्या है कि प्रीएम्बल बनाया क्यों गया है, प्रीएम्बल इसलिए बनाया गया यार कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सार है सारा का सारा। अगर हमारा कोई भी आर्टिकल, कोई भी फंडामेंटल राइट या कोई भी आर्टिकल में एम्बिग्यूटी है, क्लियर नहीं है, जहां फिर कोई अलग लैंग्वेज में लिखा है हमें क्लियर नहीं है, हम लोग प्रीएम्बल को देख लेंगे ना। अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा, अगर आप कुछ नहीं पढ़ा आपने, आप सिर्फ प्रीएम्बल को देख लोगे ना, अच्छे से पढ़ लोगे प्रीएम्बल को, तो भाई आपको ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिकली आपको हल्का हल्का पता होना शुरू हो जाएगा यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते क्या। देखिए जब हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए थे, तो हमारे कई फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो रही थी, कई फंडामेंटल राइट्स ऐड हो रहे थे, कई डीपीएसपीस कवर हो रही थी, समझ रहे ना। तो ये चीजें ऐड हो रही है, तो इट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। नोट इट पॉइंट, नोट दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बात करेंगे। अब सर आप इतना कुछ तो बता रहे हो यार, अब ये भी बता दो कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आगे आता है, बट ये बात याद रखना प्रीएम्बल जो है हमारा इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। जो हमारा प्रीएम्बल है ये एनफोर्सेबल नहीं है भाई, इसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं होती प्रीएम्बल की, याद कर लो ये पॉइंट को, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे कुछ कि यार कि जो हमारा प्रीएम्बल है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि सर ये पार्ट ही है या नहीं, अब वैसे कह रहे हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास केस आता है 1960 बेडू यूनियन, मैंने इसको ऐसे याद किया है, इसको याद किया मैंने बेडू यूनियन। ओके, अंडर इन 1960 जब हमारे पास बेडू यूनियन केस आया था, उसके अंदर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि यस यार हम मानते हैं कि प्रीएम्बल जो है हमें बहुत कुछ बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समरी है ये, बट ये जो प्रीएम्बल है सुप्रीम कोर्ट सेज प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1960 में बेडू केस ने बोल दिया था कि जो हमारे पास प्रीएम्बल है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है। ओके, उसके बाद इन 1973 हमारे पास केस आता है केशवानंदा भारती केस।
केशव नंदा भारती केस, भारती केस। इसके अंडर हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला था भाई रुक जाओ भाई, हम मान गए यार कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो यार प्रियम्बल, हम अपनी जो पिछली वर्डिक्ट्स है उसको हम लोग मना करते हैं, हमारी गलती है, हमने उसको प्रियम्बल को पार्ट नहीं बनाया। बट अब हम लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट सेज preamble is the part of constitution, says preamble is part of constitution। बस आपको यही दो चीजें याद रखनी है, कुछ याद रखना, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको बस यही चीजों के बारे में पता होना चाहिए डीपली। ओके, अब इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा लेक्चर हमारा जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो कुछ बताया आपको वही चीजें याद रखनी है और वही चीजों से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए हैं, जस्टिस जो है हमारा जो है इकोनॉमिक है, सोशल है, उसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेना आपको जो बताया गया है। और जो बेरीफेरी यूनियन में क्या हुआ था, केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ था हमारे पास। और तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो प्रियम्बल वर्ड है हमारा, जो प्रियम्बल के अंडर जो था किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था। प्रियम्बल कहां से बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बना था। बस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये आपको बता देगा पूरा का पूरा प्रियम्बल, इसके बाद प्रियम्बल नहीं आएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप प्लीज आप मतलब स्ट्रिक्ट रहिए अपने वहां से कि मेरे को एनडीए निकालना है, मेरे को सीडीएस निकालना है या मेरे को सीएपीएफ निकालना है, तो वही निकल जाता है पेपर, सच में निकल जाता है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई है पॉलिटी की, उसके बाद पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, चाहे कोई भी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम हो, सेम टू सेम क्वेश्चंस बनेंगे, सेम टू सेम हर एक चीज बनेगी। आप जब पेपर आएगा यही बोर्ड से सारे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे आपके। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो भाई। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो जस्ट लीव दी ऑन द कमेंट साइड, राइट। तो फ्रॉम माय साइड जय हिंद, तो जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।